पहले तो आप इन तीनों लाइनों का मतलब समझे कि नहीं। एट एनी पर्टिकुलर टाइम, किसी भी समय आप एक पर्टिकुलर टाइम पे देखते हो तो क्या बोलता है, बहुत सारे पार्टिकल हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स इन द गैस हैव डिफरेंट स्पीड एंड हेंस डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। So this assumption is reasonable because as the particles collide, we expect their speed to change. यहां तक भी कोई डाउट नहीं है? बोलो भाई। Even if initial speed of all the particles was same, अगर ये मान के चलते हो कि भाई इनिशियल स्पीड अगर सेम थी, पहले तो आप लोग ये बताओ, आप लोगों में कितने लोग कंचे खेले हैं, गोले खेले हैं, खेला है? कभी कभी आप देखते हो जब आप इसको हिट करते हो, इधर से हिट करते हो, वो नीचे बैठ के जो मारते हैं ना उंगलियों से निशाना, तो कभी कभी आप देखते हो कि कभी कभी इसको हिट करता है, ये वाला कंचा इधर इधर बैठ जाता है और ये वाला मुंह कर जाता है, मतलब इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, इसकी स्पीड तेजी से निकल जाएगी। कभी कभी आप देखते हो जब आप इसे हिट करते हो तो यहाँ इस पर्टिकुलर एंगल में हिट होता है, ये एक गोली इधर की तरफ चली जाती है, एक इधर की तरफ चला, और दोनों की स्पीड इक्वल होती है। ठीक है। कभी कभी ऐसी ऐसी पोजीशन पे आप हिट करते हो कि इसकी स्पीड धीरे धीरे स्लो रहती है और इसकी फास्ट रहती है, एक की फास्ट एक की स्लो। मेरे ख्याल से वेरियस टाइप ऑफ स्पीड आपने देखी होगी गोलियों की, ठीक है ना। आप ये कभी नहीं देखोगे कि मारे दोनों को और दोनों एक जगह रुक गई, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, या तो दोनों की इक्वल स्पीड होगी या एक की कम एक की ज्यादा होगी, एक रुक जाएगी तो एक मैक्सिमम स्पीड वाली होगी। तो जब वो इनिशियल, अब ध्यान देना, अगर एक कंटेनर के अंदर आपने पार्टिकल्स रखे और मान लो कोई भी पार्टिकल यहाँ से टकराता है, टकरा के वापस आता है और फिर उसके बाद में किसी पार्टिकल से कोलाइड करता है, तो अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि इसकी स्पीड कितनी और किस एंगल से, किस हिसाब से वो टकराएगा। पता लगा एक की स्पीड बढ़ गई और एक की स्लो हो गई। अगर इसकी स्लो होती है तो इसकी फास्ट हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ क्या बता रहा है, किसी की काइनेटिक एनर्जी किसी पार्टिकल की ज्यादा होगी और किसी पार्टिकल की कम, लेकिन ऑन एन एवरेज बराबर होगी। सबको प्लस करेंगे, अगर सबको एक साथ जोड़ेंगे तब वो इक्वल होगी सबकी। तो इवन इफ इनिशियल स्पीड ऑफ ऑल द पार्टिकल वाज सेम, जब शुरू में आपने शुरू करवाया, मान लो सभी के सभी जितने भी पार्टिकल थे सबकी एनर्जी सेम थी, सबकी स्पीड सेम थी, द मॉलिक्यूलर कोलिजन विल डिस्टर्ब दिस यूनिफॉर्मिटी। कहने का मतलब जब कोलिजन नहीं हो रहा था, शुरू में आपने सभी मॉलिक्यूल की स्पीड को सेम रखा और सभी पार्टिकल्स को गैस को उस बॉक्स में डाल दिया, लेकिन जब कोलिजन होना शुरू, आपस में टकराएंगे, जब आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, वो यूनिफॉर्मिटी जो सबकी स्पीड सेम थी वो अब यूनिफॉर्मिटी क्या हो जाएगी, विल डिस्टर्ब द यूनिफॉर्मिटी, या उसकी जो यूनिफॉर्मिटी या जो यूनिफॉर्म स्पीड है सबकी चेंज हो जाएगी, किसी की ज्यादा और किसी की कम। ये बात समझ में आई कि नहीं? नहीं आई? देखो डाइजेस्ट मत करो जबरदस्ती, फिर मैं और किसी तरीके से समझाऊंगा, लेकिन समझाऊंगा जरूर। कंसिक्वेंटली, अब जब स्पीड कम ज्यादा हो गई तो कंसिक्वेंटली क्या होगा, द पार्टिकल्स मस्ट हैव डिफरेंट स्पीड्स। अब सब कुछ डिफरेंट हो चुका है, किसी की बढ़ गई और किसी की कम हो गई, विच गो ऑन चेंजिंग कॉन्स्टेंटली, और फिर धीरे धीरे कोलिजन्स होते रहेंगे, कम वाले की ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा वाले की कम हो जाएगी, डिफरेंट स्पीड चलती रहेगी। सो इट इज पॉसिबल टू शो दैट दो द इंडिविजुअल स्पीड्स आर चेंजिंग, ध्यान देना यहाँ पे, दो द इंडिविजुअल स्पीड्स आर चेंजिंग, धीरे धीरे सबकी बदल रही है, एक की ज्यादा हो रही है तो किसी की कम हो रही है, दैट डिपेंड्स अपॉन द कोलिजन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स रिमेन कांस्टेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। क्या बोल रहा है यहाँ पे ये, कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्पीड का, मैंने आपको बताया ना, अगर सबकी स्पीड आप काउंट करते हो, सबको ऐड करके नंबर ऑफ पार्टिकल से मान लो डिवाइड कर देते हो, तब भी आपको जो इनिशियल स्पीड थी वही मिलेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अरे यार एक ही टेम्परेचर रखना है, टेम्परेचर तो घटाना बढ़ाना है नहीं, वो घटा बढ़ा दिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने अभी कंचे कैसे बताया यार, एक की स्पीड बढ़ गई एक की कम हो गई, तो मैं यही तो बता रहा हूँ भाई। क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इस कंटेनर के अंदर
ये एक है स्फीयर, एक ये स्फीयर, एक ये स्फीयर, एक ये स्फीयर, डिफरेंट डिफरेंट स्फीयर्स हैं। मान लो ये कोलिजन हुआ इन दोनों के बीच में, तो कोलिजन का टाइप कैसा है? मैंने आपको क्या बताया था, कभी कभी इतना तेजी से टकराएगा ये कि ये यहाँ पे जाके रुक जाएगा, ये वाला नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1 यहाँ के रुक जाएगा, बहुत कम मतलब रुक जाएगा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल हैं वो तो मूव करेंगे ही करेंगे, लेकिन यहाँ बहुत कम स्पीड होगा, लेकिन 2 वाले की बहुत तेज स्पीड हो जाएगी। दोनों मूव कर रहे हैं, अब ये डिपेंड करता है कि कौन एक दूसरे के, जरूरी थोड़ी है कि ये वाला पार्टिकल इधर की तरफ आ रहा है और ये वाला पार्टिकल इधर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मान लो एक पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा था, एक पार्टिकल ये भी इधर की तरफ जा रहा है, एक पार्टिकल आता है इसको टकराता है तेजी के साथ, इसकी स्पीड कम हो जाती है, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब जब एक कोलिजन होगा, इसकी स्पीड बढ़ गई, तो क्या इसकी स्पीड नहीं बढ़ाएगा आफ्टर कोलिजन? इसको भी कोलाइड करेगा, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। कहने का मतलब कंटेनर के अंदर जो स्पीड है सबकी चेंज होती रहेगी, लेकिन इतनी भी ज्यादा चेंज नहीं होगी। अगर आप एवरेज निकालोगे तो वो सब सेम आएगी। नहीं समझे? हाँ तो ये केस है, और क्या ऐसा होता है? नहीं होता, नहीं केस नहीं, ऐसा होता है, केस होस नहीं है, हमेशा होता है, कोई नई चीज नहीं है, पार्टिकल्स में हमेशा होता है। बस ये है कि अगर आप टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो फिर जो एवरेज स्पीड आ रही थी वो और बढ़ जाएगी, एवरेज बढ़ जाए। एवरेज बढ़ने का मतलब है हर पार्टिकल की स्पीड थोड़ी थोड़ी बढ़ गई ड्यू टू टेम्परेचर। इसीलिए उसने बोला है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो फिर उसके बाद स्पीड सभी पार्टिकल्स की बढ़ जाएगी। और कुछ मेरी तबीयत बरोबर नहीं आज, लेकिन मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा मैं पढ़ा दूं, आज का दिन खराब ना जाए। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। मैं ये क्या बोलना चाह रहा है कि कोई भी जो गैस है, रियल गैस और जो हम आइडियल समझते हैं, उनकी आइडियलिटी किस टाइप की है, और जो सचमुच वाली रियल गैसेज हैं वो उनसे कैसे अलग हैं, कैसे डेविएट करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज कैसे डेविएट करेगी, वो सब बहुत सारी बातें पढ़ने वाले हैं। अच्छा, अगर मैं आज आपको मैं पढ़ने के लिए बोलूं तो क्या पढ़ोगे? हेल्प मैं पूरी करूंगा, हेल्प मैं पूरी कर देता हूँ। चलो मैं अभी फिलहाल तो समझा देता हूँ। चलो ध्यान देना सभी लोग, बहुत अच्छे से ध्यान दो, मैं अच्छे से समझाने वाला। ये मत सोचो कि सर तो हमें पढ़ने के लिए बोल दिए, खुद नहीं पढ़ा रहे हैं। आई एम नॉट वेल बट फिर भी आपको समझा देता हूँ। यह क्या बोल रहा है, एक ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करता है। ये ग्राफ अगर आपको याद हो, मैंने पहले भी जिस दिन पढ़ा रहा था उस दिन भी मैंने बताया था कि ये आइडियल गैस का ये ग्राफ है। देख लो इधर रेड कलर ये वाला, ये पीवी वर्सेस पी है, पीवी वर्सेस पी। तो अगर प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा? अगर प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। अब लेकिन एक चीज बताने वाली बात यहाँ पे क्या है कि पीवी इक्वल टू एनआरटी है, और पी अगर आप बढ़ाते जाते हो तो वॉल्यूम को कुछ इस तरह से रखो कि प्रेशर बढ़ेगा तो बस ये पीवी कांस्टेंट रहे, हमेशा ऐसे कांस्टेंट रहे। अगर ऐसा कोई गैस शो करती है तो वो क्या है? आइडियल गैस है। पी बढ़ाओगे तो पीवी भी उतना ही रहेगा और बस वो बढ़ना नहीं चाहिए, ऐसा आना चाहिए। लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है, कुछ गैसेस हैं, पहले जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन की बात करूंगा, तो इसका पीवी की वैल्यू डाउन जाएगी। किसकी? मीथेन की बात कर रहा है। पीवी पी इंटू वी की वैल्यू पहले डाउन जाएगी और फिर धीरे फिर बढ़नी शुरू होगी। एक जगह आके ध्यान देना, एक जगह आके वो आइडियल की तरह बिहेव करेगा यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, फिर उसके बाद फिर तो डेविएशन शुरू होगा और फिर उसके बाद इसकी वैल्यू पीवी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। अब ये डेविएट हो गया कब? जब उसका प्रेशर बढ़ जाएगा और ज्यादा इंक्रीज करते जाओगे, तो अब ऐसे केस में क्या हर गैस का अपना अपना अलग बिहेवियर है, कॉमन नहीं है किसी का भी। अब जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ा सा नीचे जाती है और फिर फट से डेविएट करके ऊपर निकल जाती है, पीवी की वैल्यू हायर हो जाती है, बढ़ जाती है।
लेकिन वही हाइड्रोजन और हीलियम के बारे में बोलता है, सीधे डेविएशन उसमें डाउनवर्ड नहीं होता, सीधे सीधे बढ़ जाएगा। पी बढ़ेगा तो पीवी भी बढ़ जाएगा अपने आप फटाफट। तो ये बिहेवियर है इसका, ध्यान से सुन लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक चीज और भी बोला उसने, बॉयल्स लॉ क्या होता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो इसको भी यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट ही रखा गया है, तभी और पी और वी के बीच में ग्राफ बन रहा है। टेम्परेचर की कहीं कोई जिक्र नहीं है इसके अंदर, देख रहे हो ना। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ को कितना फॉलो करती है ये गैस, ठीक है। और ये 273 केल्विन पे ले रहा। अब एक काम करो आप लोग, यहां से पढ़ना शुरू करो, और ये भी मैं बता देता हूँ लगे हाथों। ये प्रेशर और वॉल्यूम है, ध्यान देना प्लीज, प्रेशर और वॉल्यूम। ये पीवी वर्सेस पी था, ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम है, वॉल्यूम नीचे है। अब ये क्या बताना चाह रहा है, ध्यान देना। ये दो गैसेज हैं, दो टाइप की। ब्लू कलर की रियल गैस है, वास्तव में जो होती है। और आइडियल बिहेवियर कैसा शो होगा, जैसे रेड वाली लाइन है, रेड वाली लाइन। अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो, ध्यान देना, यहाँ पे समझ में आएगा आपको। अगर आप प्रेशर यहाँ है इतना, तो आप देखोगे वॉल्यूम इतना ही है सिर्फ। लेकिन अगर आप प्रेशर कम कर देते हो तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, देख रहे हो वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो प्रेशर कम करने से वॉल्यूम बढ़ता ही है, नो डाउट, आपको ही मालूम है ये। लेकिन अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे, किसी भी चीज के अंदर प्रेशर बढ़ाओगे, तो उसका वॉल्यूम स्क्वीज करना ही पड़ेगा आपको। मान लो इसका वॉल्यूम यहाँ है, तो इसका मतलब प्रेशर बहुत कम है, देख रहे हो ना, प्रेशर कम है। तो ये बता रहा है कि किस तरीके से डेविएशन होता है। रियल गैस किस तरीके से आइडियल गैस से बिहेव करती है। लेकिन यहाँ बता रहा है काफी सिमिलरिटी हो जाती है जब ये प्रेशर कम होता है, देख रहे हो यहाँ पे। जब प्रेशर कम होगा तब काफी क्लोज हो जाता है उनका बिहेवियर। यहाँ देखो हाई प्रेशर, यहाँ दिख रहा है कि नहीं आपको, यहाँ हाई प्रेशर के केस में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे उनके वॉल्यूम का डिफरेंस ज्यादा है। लेकिन यहाँ जब उसको कम प्रेशर पे देखते हो तो कम प्रेशर पे उनका बिहेवियर काफी क्लोज रहता है, डेविएशन कम रहता है। मेरी बात समझ में आ गई होगी शायद आपको। एक काम करो, हाँ एक काम करो, आप यहाँ से पढ़ो, अच्छे से आराम से पढ़ो। सबके पास बुक है अपनी अपनी, या यहीं से पढ़ते हो आप लोग, क्योंकि यहाँ से पढ़ नहीं पाओगे ठीक से, ऊपर नीचे करना पड़ेगा मुझे। तो आप अपनी बुक उठाओ और पढ़ो, समझो, और समझ के मुझे बताओ कहाँ तक पढ़ना है। यहाँ तक पढ़ो, यहाँ तक मेरे ख्याल से फर्स्ट एंड सेकंड मुझे बताना पड़ेगा, यहाँ मेरा रोल शुरू होगा, राइट। चलो कम ऑन। हाँ हाँ बोलो। हाँ ये सोच के, ये सोच के नहीं समझे, इसको फॉलो करना चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन नहीं करती। हम लोग आइडियल मान के चलते हैं, ठीक है ना। अभी पढ़ो ना आप, तो आपको मिलेगा यार, ये सब मिलेगा, डोंट वरी। पढ़ो, आपको समझ में आएगा, घबराओ मत। एक्चुअल क्या होता है और आइडियल क्या होता है, ठीक है। चलो जहां तक मैंने बोला पूरा पेज पढ़ डालो, अच्छे से समझो। नहीं समझ में आता पूछो मेरे से, मैं आपको बिना समझाए आगे नहीं बढ़ने वाला हूँ। बिल्कुल भी मत घबराना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं बच्चों को बिना समझाए आगे निकल जाऊं। कम ऑन, पढ़ो।
हाँ बोलो, आ जाने दो, 2-4 लोगों को, 1-2 लोगों को और भी बोलना दो। भाई बोल देना है, आप लोगों को बोलना है। अरे यार ये तो मैंने गलत। तो कहाँ तक पढ़े आप लोग? यहाँ तक तो आ गया ना समझ में, यहाँ तक बस। नहीं कोई बात नहीं, वो मैं कराऊंगा, वो नहीं कराऊंगा तो फिर आपकी समझ में नहीं आगे नहीं आएगा ना समझ में क्या है ये। ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना है। अभी जो पोर्शन में पढ़ाने जा रहा हूँ, नहीं बताते लोग बाग इसको, पढ़ाते नहीं है बच्चों को अच्छे से, और इसीलिए मैंने भी ये आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। मालूम है ना? मालूम है कि नहीं ये बात? ये आपके, हाँ ये शायद सिलेबस, हाँ अच्छा, ये बाकी लोग हाकिमपेट वाले, ये लोग कुछ बोलते ही नहीं है देखो। अर्श, हाँ ये हटा दिया गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट समझें जानें, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। नहीं तो मैं चाहता तो मैं आज कुछ और पढ़ाता बढ़िया से, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसे पढ़ाने से यार, बेकार। So it is found that real gases do not follow Boyle's law, Charles law and Avogadro law perfectly। किसकी बात कर रहा है ये? रियल गैसेस की। लेकिन जो हमने पीवी इक्वल टू एनआरटी बनाया था, वो किसके लिए था? वो सभी गैसेस फॉलो करती थी। कौन सी? बॉयल्स लॉ फॉलो करता था, चार्ल्स लॉ फॉलो करता था, एवोगैड्रो लॉ, उन सबसे तो मिलके बनाई है ना ये हमने कल। अगर आपको प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, इन तीनों को मिला के तो पीवी इक्वल टू एनआरटी बना है। लेकिन बता रहा है कि भाई रियल गैस जो है इसको फॉलो नहीं करता। नहीं करता, क्यों नहीं करता? लेट अस सी। नाउ 2 क्वेश्चंस अराइज। अगर मैंने 7 एजम्पशंस आपको पढ़ने के लिए बोला है, तो उसमें आपने देखा होगा कि व्हाई डू गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। पहले तो क्वेश्चन ये है, क्या क्यों होता है? अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था ना कि भाई कैसे करता है डेविएट, क्यों होता है डेविएट, तो वो डेविएशन के लिए शुरुआत हो गई यहाँ से। बोलता है व्हाई डू गैसेस डेविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। भाई रियल गैसेस जो है वो आइडियल की तरह क्यों नहीं बिहेव करती हैं, क्या प्रॉब्लम है? और दूसरा है व्हाई व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियलिटी। पहली बात तो कर डेविएट होती क्यों है, और अगर डेविएट होती हैं तो उनके लिए क्या कंडीशन है। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन भी क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं है हमें, राइट? थोड़ा बोला करो यार, बोला करो थोड़ा। मैं फिर मुझे ऐसे, हाँ ध्यान देना आगे ध्यान दो। सो वी गेट द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इफ वी, अब ध्यान से सुनना, समझ में तुरंत आ जाएगा, और वही मुझे समझाना है। वी गेट द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इफ वी लुक इनटू postulates ऑफ काइनेटिक थ्योरी वंस अगेन। तो जो postulate आप पढ़े हो, 7 पॉइंट जो पढ़े हो आप, अच्छा आप दूसरी बुक्स पढ़ोगे, कभी किसी किसी बुक में 12 पॉइंट बना दिए उसी को, हैं वही 7 ही, लेकिन बना देता है, ज्यादा समझा देता है। So we find the 2 assumptions of the kinetic theory do not hold good। मतलब 2 ऐसी assumption हैं जो सिर्फ और सिर्फ आइडियल के अंदर होती हैं, रियल में कुछ और होती है। रियल में गुड होल्ड नहीं करती। वो क्या है, मतलब उसका क्या चीजें हैं वो? तो पहला है, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ गैस। ये बात लिखी है assumption में। अगर ऐसा होता कि आपस में अट्रैक्शन नहीं है, तो भाई कोई गैस लिक्विफाई कैसे होती? इसका मतलब उसमें अट्रैक्शन होता है। जब उसको हम कंप्रेस कर देते हैं तो आपस में मॉलिक्यूल एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं, जबकि एजम्पशन में ऐसा नहीं लिखा, ऐसा लिखा है कि वो नहीं करते हैं, अट्रैक्शन नहीं होता, लेकिन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है ना? दैट्स वाई दे डू नॉट होल्ड गुड। दूसरा इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल। ये भी पढ़ा है कि नहीं? अजम्पशन में था कि नहीं है कि उन मॉलिक्यूल्स का छोटे छोटे, इतने ज्यादा छोटे मॉलिक्यूल हैं कि उनका जो वॉल्यूम है, उनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। किसका? एक बॉक्स में आपने लिया और मॉलिक्यूल बहुत छोटे छोटे हैं, तो अगर मैं इन सभी मॉलिक्यूल्स को काउंट कर लूं और सभी का वॉल्यूम प्लस कर दूं, तो वो जो मॉलिक्यूल होगा उस कंटेनर के वॉल्यूम से ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। कहने का मतलब यही है।
यही पढ़े थे ना पोस्टुलेट में? अरे बोलो यार। हाँ, तो आपने ये पढ़ा, लेकिन यहाँ ये बोलता है कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल, स्मॉल, बहुत कम, इन कंपैरिजन टू द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय गैस। जो पूरे डब्बे के अंदर, जो पूरे बॉक्स के अंदर, जो पूरे कंटेनर के अंदर जो वॉल्यूम है, इन पार्टिकल्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, ऐसा बोलता है ये दोनों पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट से यहाँ पे वान डर वाल इक्वेशन बनती है, इसको बोलते हैं वान डर वाल इक्वेशन। अब मैं चलो यहीं पे थोड़ा सा एडवांस में बता देता हूँ, अब आपकी समझ में आ जाएगा। एडवांस में क्या बता रहा है कि भाई ये तो P है और ये V है। P के बारे में क्या बोलता है? जो एक्चुअल प्रेशर है उस प्रेशर में कुछ ऐड होता है। वो क्या ऐड हो रहा है? वो वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है भाई। वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमें एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ा, क्योंकि वो बोलता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसीलिए वो जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा ऐड हो जाएगा। जो प्रेशर एक्चुअल में होना चाहिए था, आइडियल में होता है, आइडियल से डेविएट होके थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाएगा। ध्यान से सुनना, अब मजा आने वाला है नेक्स्ट पोर्शन में। अब यहां था V, ये था V, और जो इस V को हमने कैसे माना है? इस V के अंदर PV इज इक्वल टू NRT जो मैं बनाने चल रहा हूं, तो ये V क्या था? इस V के अंदर पार्टिकल्स को नहीं जोड़ा गया। तो एग्जैक्टली अगर इसके अंदर पूरा V है अगर ये, तो इसलिए क्या कर रहा है? जितने भी वो पार्टिकल हैं उनके वॉल्यूम को माइनस कर दो, उनके वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से प्रेशर ऐड होता है और वॉल्यूम के अंदर हमें उतने पार्टिकल्स के वॉल्यूम को माइनस करके चलना है। तो अब ये P, अब ये भाई ये भी पूरा P है, ये P है, ठीक है। ये जो पूरा जो कांस्टेंट नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एन यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये वॉल्यूम। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये P हो गया और ये पूरा V हो गया। जो कुछ भी बात हो रही है V के बारे में ही बात हो रही है, पूरा वॉल्यूम है ये, और ये पूरा प्रेशर है। तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू NRT। तो ये क्या बताता है? बिकॉज ऑफ डेविएशन ये प्रेशर यहाँ बढ़ गया और ये वॉल्यूम यहाँ कम हो गया, और ये अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इस कंक्लूजन पे आप जब हायर क्लासेज में पढ़ोगे, आप हो सकता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग करो या BSc करो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ये फिजिक्स में भी आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा, ठीक है। बाद में पूरा फिजिक्स में आ जाएगा, ये जो मैं अभी करा रहा हूँ पूरा फिजिक्स में है ये। तो क्या बताना चाह रहा है ये कि अब रियल ये होता है, ठीक है ना। रियल जो, इसको कहीं लिखा भी होगा वान डर वाल इक्वेशन। एक मिनट बता रहा हूँ, हो सकता है तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर यही हो जाए। ये देखो, जो P आइडियल था और रियल में क्या हो रहा है? P प्रेशर, ये ऑब्जर्व प्रेशर था, और एक करेक्शन की वजह से ये करेक्शन वाला पोर्शन है, इसलिए P आइडियल की जगह पे मुझे क्या लिखना पड़ा? कि जो ऑब्जर्व किया प्रेशर और जो करेक्शन टर्म है, इसलिए इन दोनों को ऐड किया, ठीक है। और एक मिनट, और वॉल्यूम के मामले में बिकॉज इंस्टेड ऑफ मूविंग वॉल्यूम, these are now restricted to volume V minus NB, where NB is approximately क्या है? ये इस पे ध्यान देना, NB क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल themselves। मतलब जितने मॉलिक्यूल थे, मॉलिक्यूल्स का इंडिविजुअल, ओनली मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकालोगे तो ये मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? NB, क्योंकि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, तो NB से NB होगा उसका मॉलिक्यूल का वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? रियल में इतने वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम में से NB मॉलिक्यूल के जो वॉल्यूम है वो माइनस कर रहा है। अब एक काम करो, क्या नाम, सुधांशु, आप सभी लोग बिफोर यू आस्क एनी क्वेश्चन यहां से शुरू हो जाओ। इफ अजम्पशन ए शुरू होके यहां तक आओ 5.31 इक्वेशन तक, उसके बाद यू आस्क मी थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, चलो शुरू हो जाओ। हाँ बोलो, क्या हो गई क्लास? नहीं, अब होने वाली है। बोलो क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं ना? हाँ बोलो। लाल किताब वाले में मेरे को भरोसा नहीं है अब।
क्यों? मैंने फर्स्ट टाइम फ़ोन किया था तो मैंने उनसे क्या पूछा था कि सर आप मेरी शादी के बारे में बताएं। उन्होंने क्या बोला मुझे, कलावा पहनो और कोयले का काम कर लो, ठीक है। सेकंड टाइम मैंने अपनी जॉब के लिए किया तो उन्होंने कहा अंधों को खाने के लिए। आज मैंने फ़ोन किया, आज मैंने सिलीगुड़ी नहीं बताया, मैंने बागडोगरा बताया, पर उनको बागडोगरा नहीं मिला तो उन्होंने बोला आजू बाजू की कोई जगह बता दो, मैंने सिलीगुड़ी बता दिया। फिर तो मुझे क्या कह रहे हैं कि नौकरी तो नहीं लगेगी। मैं बोला अच्छा। मैं बोला सर कोई उपाय, बोले उपाय क्या बताऊँ जब लगेगी नहीं तो। मैं बोला ठीक है। फिर मैंने कहा कि आप ये बता दीजिए मेरी शादी, बोले 20 जून 2021 तक आपके रिश्ते होंगे पर शादी टूट जाएगी। मैं सीधा यही बोला, शादी टूट जाएगी, मत 20 करना। जून 2021 तो क्या है, 6 महीने बाद। अब बताओ, अब मैं कैसे यकीन मानूं इस बंदे पर। फिर मैं अपने मन को ऐसे, मेरे को पता इतनी टेंशन हो गई पापा की मतलब बहुत ज्यादा। शादी टूट जाएगी बोल रहे हैं सीधा सुन लो, या रिश्ता शादी टूट जाएगा? रिश्ता शादी जो भी टूट जाएगा। बोला एनी कॉस्ट, कोई भी रीजन हो तो वो टूट जाएगा। मतलब 21 से पहले नहीं करना है। 20 जून 2021 तक ये। अब मुझे ये समझ में नहीं आया मैं कच्चे कोयले का उपाय करूं या ना। नो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। रिलैक्स। मेरे को इतना टेंशन फिर ये हो रहा है कि नहीं पापा जाएंगे दिल्ली, नौकरी का बोला बोलता नहीं होगी। मेरे को नहीं यकीन है उसको। एक एक बार मन मन में वो होता है तो वो उपाय बताते रहते। उस दिन वही था नारियल में नाले में डाल दो तो मेरा बता दिया कोयला डाल दो। उस दिन बोला अंधे को खिलाओ तो अंधे को। अब इस बार मुझे लग रहा है सबको मना ही कर रहे हैं। शराब पिला रहे हैं ना, क्या वो करें? हेलो। हाँ म्यूट है क्या? बोलो म्यूट तो बता। बोलो। बताता हूँ सबको पढ़ लें दो, सबको एक साथ लेके चलेंगे, लेकिन चीजें क्लियर तो हो रही है ना। गुड। याद रखना है मैंने जो प्रेशर वॉल्यूम वाला ग्राफ बताया था, किस तरीके से लो प्रेशर के ऊपर वो आइडियल बिहेव करना शुरू कर देंगे गैसेस। देखा कि नहीं आपने? लो वॉल्यूम पे याद रखना, लो सॉरी क्या था, लो प्रेशर पे। हाँ लो प्रेशर हाई, हाँ हाई वॉल्यूम। लो प्रेशर होगा तो वॉल्यूम ज्यादा ही होगा ना। भाई बाकी लोग कुछ बोलते भी नहीं है ना, पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, कर क्या रहे हैं, मुझे कुछ बताते ही नहीं। गर्ल्स गर्ल्स समझ में आ रहा है? पढ़ लिया पूरा? तो बताते क्यों नहीं हो भाई? मैं शुरू करूं? अब एक ने बता दिया बस, मैं मुझे लग रहा है बाकी लोगों ने नहीं किया अभी तक। चलो आगे बढ़ते। हाँ बोलो। हाँ बोलो। हाँ बेटे कांस्टेंट्स है ये, ठीक है ना। ये है मेजर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। आप देखो लिखा भी हुआ यार, मैंने बताया भी था पढ़ने के लिए। आप 5.13 के बाद पढ़ो, चलो 5.31 के बाद कम ऑन।
वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ वो सब प्रेशर, वॉल्यूम, वो सब मिला के है सब कुछ, ठीक है, उसमें ज़्यादा परेशान मत हो। मतलब जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है ना लग रहे हैं, वो उसके बारे में बताएगा। पढ़ो जरा, अभी समझ में आ जाएगा, सब लोग पढ़ लो। कंप्रेसिबिलिटी से पहले का पोर्शन पढ़ लो पूरा, कंप्रेसिबिलिटी से पहले वाला, फिर मैं उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी पढ़ाऊंगा आज। थोड़ा जल्दी कर लो यार, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मैं कंप्रेसिबिलिटी फटाफट करा दूं खत्म। रिकॉर्डिंग आज बेकार है रिकॉर्डिंग, ठीक है, मैं हो सकता है मैं पब्लिश भी ना करूं आज। ये मैं पढ़ाया ही क्या मैंने इसमें, आज आप ही लोगों से कराया मैंने। तो क्या बता रहा है, जैसे जैसे आप कंप्रेस करते होगे रिपल्सिव फोर्सेज आल्सो बिकम सिग्निफिकेंट, तो रिपल्सिव फोर्सेज भी आएंगे। और रिपल्सिव इंटरेक्शंस आर शॉर्ट रेंज इंटरेक्शन, शॉर्ट रेंज में थोड़ी थोड़ी देर के लिए इंटरेक्शन में होगा, एंड आर सिग्निफिकेंट व्हेन, कब, मॉलिक्यूल्स आर ऑलमोस्ट इन कांटेक्ट। इन कांटेक्ट का मतलब है वॉल्यूम आप कम करते जा रहे हो, प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है ना। सो दिस इज द सिचुएशन एट हाई प्रेशर। बात आ गई ना, बात समझ में आई है नहीं भाई? सभी के सभी वॉल्यूम एक दूसरे के कांटेक्ट में अगर आने शुरू हो गए बिल्कुल नजदीक, भाई पहले तो घूम रहे थे ऐसे ऐसे इधर 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 ऐसे, लेकिन अभी क्या हो गए, अभी इन कांटेक्ट आ गए। आप समझ रहे हो ये बात जो मैं दिखा रहा हूं अभी आपको? नाउ वॉल्यूम्स आर इन कांटेक्ट। तो इन कांटेक्ट में कब आते हैं, जब आपने उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर दिया। कुछ बोल रहे हो क्या आप लोग यार? तो हाँ, ये कब है, दिस इज द सिचुएशन एट हाई प्रेशर। तो ये बात समझ में आ गई होगी, ये कब होगा, जब हाई प्रेशर होगा, तभी रिपल्सिव फोर्सेज भी तो लगेंगे। सो द रिपल्सिव फोर्सेज कॉज द मॉलिक्यूल टू बिहेव एज ए स्मॉल बट इम्पेनेट्रेबल स्फीयर। इम्पेनेट्रेबल तो समझते हो ना भाई, एक दूसरे के अंदर घुसते नहीं है वो। इम्पेनेट्रेबल, पेनेट्रेट मतलब घुस जाना, इम्पेनेट्रेबल मतलब एक दूसरे में घुसेंगे नहीं, बस बहुत छोटे हैं ये, बट एक दूसरे में घुस नहीं जाएंगे। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल आर आल्सो बिकम सिग्निफिकेंट। अब एक चीज बताओ मुझे, ये जो वॉल्यूम है, एक समय था जब आपका कंटेनर बड़ा था, बहुत ध्यान से सुनना भाई सभी लोग, जब आपका कंटेनर बहुत बड़ा था और इसमें ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल थे, मैं मॉलिक्यूल को ज्यादा ही बड़ा दिखा रहा हूं आपको, ऐसे ऐसे करके दिखा रहा हूं मैं। तो उस समय अगर हम देखेंगे कि टोटल वॉल्यूम जो है, टोटल वॉल्यूम से इसका वॉल्यूम जो है क्या हो जाएगा। तो हाँ नहीं सुनो, पहले पहले ध्यान से सुनो। तो ये क्या बोलना चाहता है कि जो ये जो अंदर मॉलिक्यूल हैं, इस पूरे कंटेनर के मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है उससे कंपेयर करेंगे तो ये नेग्लिजिबल है स्फीयर के, क्योंकि स्फीयर तो खैर ऑफ कोर्स मैंने थोड़े बड़े बना दिए, इतने बड़े बड़े हैं, समझ लो, ठीक है ना। लेकिन जब आपने प्रेशर अप्लाई किया और कंटेनर छोटा करते गए, बहुत छोटा हो गया, और अब आपके पार्टिकल ऐसे आ गए, नाउ दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्शन भी होगा। प्रेशर आपने हाई कर दिया है, रिपल्शन क्यों होता है, रिपल्शन क्यों होता है, एक एक मॉलिक्यूल के आपने पढ़ा भी हुआ है 4th चैप्टर के अंदर, उसके जो न्यूक्लियस हैं वो उनके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं, और आउटर मोस्ट में एटम के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है और प्रोटॉन टू प्रोटॉन रिपल्शन होगा। तो मान लो ऐसे है, ऐसे हो गया, कहाँ इसका वॉल्यूम जो है बिल्कुल कम हो गया। वॉल्यूम कम करके आपने क्या देखा, अब अगर आप और प्रेशर डाल के और टेम्परेचर और कम कर दोगे तो ये लिक्विफाई होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब आपस में इंटरेक्शन ज़्यादा बढ़ गया और आपस में अट्रैक्शन भी बढ़ गया। अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तभी लिक्विफाई होगा, ये याद रखना। तो चलो अब आप और क्वेश्चन पूछो, इसमें क्या आप पूछना चाहते हो? हाँ जी। सो बिकॉज ऑफ, हाँ, बिकॉज इंस्टीड ऑफ मूविंग इन वॉल्यूम वी, अब ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है ये, अभी तक तो वो वॉल्यूम वी में घूम रहे थे, नाउ दीज आर नाउ रेस्ट्रिक्टेड टू वी माइनस एन बी। तो वी तो टोटल वॉल्यूम था, और एन बी क्या है, एन बी वो वॉल्यूम है विच इज ऑक्यूपाइड बाय ओनली मॉलिक्यूल्स। तो ये जो Vb है वो ओनली मॉलिक्यूल का है, तो बाकी का वॉल्यूम कितना बचा, वो बचा V माइनस एन बी। बोलो समझ में आया कि नहीं?
भाई यहाँ क्या लिखा है बोलो, बिकॉज इंस्टीड ऑफ मूविंग इन वॉल्यूम वी, पूरे वी में घूम रहे थे जब ये, so these are now restricted to volume of V minus NB, where NB is approximately the total volume occupied by the molecule themselves. ठीक है, where NB क्या है, NB क्या है, is approximately the total volume occupied by the molecule themselves. Here B is a constant. हाँ हाँ भाई, हमने पहले क्या बोला, उसके अंदर वॉल्यूम होता ही नहीं है। हमने जब अजम्पशन की थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, उस केस में हमने क्या बोला कि मॉलिक्यूल इतने छोटे हैं, दे आर नॉट कंपेरेबल, आर यू कैन से निल, वॉल्यूम निल है उसका कंपेयर करेंगे तो। लेकिन जब आप प्रेशर बढ़ाते गए, वॉल्यूम कम होता गया, उस केस में मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम तो कुछ होगा, और इधर आपका जो कंटेनर है वहां आप यहाँ तक आ गए, मान लो बहुत बड़ा कंटेनर था, आप इसको स्क्वीज करते आ गए, इतने में पूरे मॉलिक्यूल, मान लो अगर मैं ऐसे ऐसे बना दूं इतने में, तो अब पहले तो नेग्लिजिबल बता दिया, लेकिन अब तो वॉल्यूम कम हो गया, अब तो कंपेयर करना ही पड़ेगा ना कुछ तो ऑक्यूपाई कर रहा है। पहले तो ऑक्यूपाई हम बता रहे थे नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं होता, नेग्लिजिबल है, लेकिन अब तो ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना कर रहा है, ये है उसके एन बी, एन नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा, बी का मतलब क्या है, वॉल्यूम कितना अफेक्टेड वॉल्यूम है, तो एन बी टोटल अफेक्टेड वॉल्यूम हो जाता है, तो इसलिए एन बी माइनस कर दो किसमें से, वी में से, जो टोटल एक्चुअल था पहले। अभी भी नहीं आया समझ में, क्लियर है, नहीं क्लियर है तो बोलो और मैं अच्छे से ट्राई करूं। ये यहाँ पे एक मिनट, वांडर वाली इक्वेशन बन रही है, ये इसी के बेस सारे रिएक्शन सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, मालूम है कि नहीं, इसी इक्वेशन के ऊपर होते हैं, क्योंकि रियल यही है, इसलिए बोलता है नोन एज वांडर वाल इक्वेशन। इन दिस इक्वेशन एन इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस, कांस्टेंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड वांडर वाल कांस्टेंट्स, ए और बी दोनों को क्या बोलते हैं, वांडर वाल कांस्टेंट्स बोलते हैं। यहां भी बोल रहा है देखो, हियर बी इज ए कांस्टेंट हैविंग टेकन इनटू अकाउंट द कोरिलेशंस फॉर करेक्शंस फॉर प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो यहाँ पे वॉल्यूम के करेक्शन में बी यूज हो रहा है और प्रेशर के केस में ए यूज हो रहा है, ठीक है, तो प्रेशर के केस में ए यूज होता है और वॉल्यूम के केस में बी यूज होता है। समझ में आ रहा है? और कोई बात जो यहाँ तक क्लियर नहीं है तो मुझसे पूछो प्लीज। और एक चीज एक मिनट, एक चीज और देखा था आपने, द रियल गैसेस शो आइडियल बिहेवियर, मैंने आपको बताया नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी करते, कहाँ पे करते हैं, व्हेन प्रेशर अप्रोचेज जीरो। तो चलो देखो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी था कि जब प्रेशर जीरो की तरफ आएगा मतलब प्रेशर कम होता है, जरा ध्यान से देखो, तब आपने क्या देखा था, मैंने क्या बताया था, यहाँ पे रियल और आइडियल ऑलमोस्ट नजदीक नजदीक हैं, काफी अच्छा बिहेवियर एक दूसरे से मिलता जुलता शो करते हैं, कब, व्हेन प्रेशर इज लो प्रेशर के ऊपर ऐसा शो करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, खत्म नहीं हुआ, हाँ कुछ पूछ रहा था, कोई डाउट पूछ रहा था, हाँ बोलो। कहाँ पे आउटर स्पेस मतलब क्या, आउटर स्पेस, वहां तो गैस ही नहीं होती, जब आप वैक्यूम बोल रहे हो तो गैस कहाँ है, नहीं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हें समझाना है अभी, आउटर स्पेस तुम्हारी अजम्पशन गलत है, इसलिए तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं खुल के पूछ रहा हूँ कि तुम कहना क्या चाहते हो, वो बताओ, जगह का नाम बताओ, कहाँ की बात कर रहे हो। आसमान के ऊपर याद रखना आपका स्ट्रेटोस्फेयर जो है 18 to 20 किलोमीटर, वहीं तक एटमॉस्फेयर है, वहीं तक गैसेस हैं, वो भी नीचे गैसेस ज्यादा हैं, ऊपर बहुत 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 कम है, प्रेशर ऊपर बहुत कम है। रीजन बिहाइंड जो गैसेस हमारी अच्छी वाली, सॉरी अच्छी नहीं बोलना चाहिए, N2 और O2 है, वो सब जमीन की तरफ ही होंगी, हल्की हल्की गैसेस ऊपर हैं, इसीलिए देखा होगा जब पहाड़ों पे जाते हैं तो ऊपर लोगों को गैसेस नहीं मिलती, गैस अच्छे से नहीं मिल पाती, लोग बाग हिमालय पर्वत पे चढ़ते हैं जब, तो गैस के सिलेंडर लेके जाने पड़ते हैं, मालूम है कि नहीं, बिकॉज सफिशिएंट ऑक्सीजन दे डोंट गेट, जो कि कितने किलोमीटर है, हिमालय की हाइट कितनी है,
एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8,848 शायद ऐसे कुछ था, है ना, मीटर। जबकि 8,848 की बात हो रही है और मैं 8.8 किलोमीटर है वो, लेकिन मैंने क्या बताया आपको, 18 से 20 किलोमीटर तक रहता है एटमॉस्फेयर, ठीक है, बट ऊपर का पोर्शन बहुत कम रहता है। अब बताओ क्या पूछ रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो भारी गैस वहां रहेगी नहीं, हल्की हल्की रहेगी। जो हमारे एटमॉस्फेयर में हल्की गैसें जो सब ऊपर रहेंगी, भारी वाली नीचे रहती है हमेशा, ये तो पता ही है आपको। आइडियल नहीं, आइडियल के नजदीक होती है, आइडियल तो एक भी गैस नहीं है, आइडियल कोई है ही नहीं। आइडियल के क्लोजली क्या नाम बिहेव करेंगे जब प्रेशर थोड़ा कम होगा। तो आपका कहने का मतलब ये कि ऊपर जाते जाते प्रेशर कम होता जाता है, बट जीरो थोड़ी हो जाता है, जीरो तो नहीं हो जाता ना, अप्रोचेज जीरो है, हाँ, तो वो थोड़ा थोड़ा वैसा बिहेव करती है। वॉल्यूम बढ़ जाएगा वहां पे और प्रेशर कम हो जाएगा, तो करेंगी बिहेव थोड़ा थोड़ा, बट परफेक्टली नहीं। मैं इसीलिए जानना चाहता था, आपको ये बताना चाहता था कि हमारा एटमॉस्फेयर 18 से 20 किलोमीटर तक है बस। आप जो स्पेस की बात कर रहे हो, स्पेस में हवा नहीं है। चलो आगे बोलो, ये और ये बताने के लिए मैंने आपसे बार बार पूछा कि आप बताओ क्या बोलना चाह रहे हो। अब आ गई, अगर कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। लास्ट पोर्शन आज का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये आपके आईआईटी मेंस और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और यही कारण है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये, नहीं तो मैं भी छोड़ देता ये बोल के अरे छोड़ो यार कुछ नहीं है ये, लेकिन मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। मैं बढ़ूं आगे या पूछोगे? फिर मैं बार बार कॉल कर रहा हूँ आपसे आपको कि पूछो, किसी को डाउट है तो, मन में मत रखो अरे डाउट तो सर ने बताया नहीं। बाकी लोग भी देख लो, नूपुर, अरे पांडे जी हैं कि नहीं भाई यहाँ पे? अच्छा विनीत पांडे, आज गायब कौन है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कौन कौन नहीं है, जरा मैं अटेंडेंस देखता हूँ, बताना भाई आप लोग। अली, प्रशांत, अनंत कृष्णन प्रशांत, अनुराग, अर्श, छवि, ईश्वर, राहुल, महक, नूपुर, रक्षित, साहू त्रिविक्रम, श्रवण, संजीव, सुधांशु महापात्रा, विनीत पांडे। अच्छा एक प्रशांत आता है, वो नहीं है आज। और कौन नहीं है? हाँ, श्रेया का क्या हो गया उसको? और अभी वो मेरे से वीडियो मांगेगी, अब मैं वीडियो आज भेजने वाला नहीं, मैं इसको सेव ही नहीं करूँगा, क्योंकि आज मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, मैं आप लोगों को बस थोड़ा बता दे रहा हूँ बस। तो आज की वीडियो सेव करने लायक है, बताओ, बोलो भाई। क्या करोगे यार, क्या करोगे, क्या इमरजेंसी, क्या इमरजेंसी है? जब होगी तो मांग लेना, मैं चलो सेव करके रख लूंगा, लेकिन भेजूंगा नहीं। इसमें है क्या, मैंने कुछ किया ही नहीं है। चलो भाई आगे देखो, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है जैसे आप किसी गैस को कंप्रेस करते हो, लिक्विफाई करना ना, उसको कंप्रेस करने जा रहे हो, तो वो कंप्रेसिबिलिटी पढ़ना बहुत जरूरी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, नॉर्मल एग्जाम्स में नहीं आएगा समटाइम। सो द डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। तो जो डेविएशन होता है ना, उसको कंप्रेसिबिलिटी से भी चेक किया जा सकता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जेड बोलते हैं उसको, विच इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पीवी एंड एनआरटी। तो भाई ये पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है ना जो, उसको वैसे मत देखो आप इसको, जेड इज इक्वल टू होता है पीवी डिवाइडेड बाई एनआरटी। अगर ये 1 आता है तो ये आइडियल गैस है, अगर ये 1 आता है तो क्या है, आइडियल। क्योंकि क्यों क्यों भाई क्यों आएगा, क्योंकि पीवी इज इक्वल टू क्या, एनआरटी है, तो एनआरटी की जगह भी पीवी लिख दोगे तो खत्म होकर क्या आएगा, 1 आएगा। तो जेड की वैल्यू अगर 1 आती है तो इसका मतलब है कि वो आइडियल गैस है, बात खत्म, पहली बात। एट ऑल टेम्परेचर्स एंड प्रेशर बिकॉज पी इज इक्वल टू एनआरटी, सो द ग्राफ ऑफ जेड वर्सेस पी विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। तो प्रेशर एक्सिस के साथ भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी,
फिर आगे बोलता है फॉर गैसेस विच डेविएट फ्रॉम आइडियलिटी, ध्यान से सुनना आप, अब उन गैसेस की बात करने जा रहा है जो डेविएट करती हैं आइडियलिटी के थ्रू, क्योंकि आइडियल है ही नहीं। तो वैल्यू ऑफ जेड डेविएट, अब जेड की वैल्यू या तो कम हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 होगी, या लेस देन 1 होगी। दो ही तो कंडीशन है अब। अगर जेड इज इक्वल टू 1 है तो आइडियल है, अगर जेड ग्रेटर देन 1 है तो कुछ और मामला हो गया, या जेड इज लेस देन 1 है तो डेविएशन शुरू हो गया। अब ये कम ज्यादा क्यों होगा, क्या होगा, लेट अस डिस्कस। तो क्या बोलता है फॉर गैसेस विच डेविएट फ्रॉम आइडियलिटी वैल्यू ऑफ जेड डेविएट्स फ्रॉम यूनिटी, यूनिटी मतलब 1 से डेविएट हो जाएगा, मतलब 1 नहीं रहेगा, या तो वो एक से ज्यादा होगा या एक से कम। and behave as ideal gas at high pressure all gases have Z is greater than 1। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर लो प्रेशर देखोगे तो वो आइडियल की तरह बिहेव करती है, तो उस बात को पहले छोड़ दो। यहाँ पे देखो कि हाई प्रेशर अगर आप रखते हो, सभी गैसेस की बात कर रहा हूँ, तो वो Z की वैल्यू 1 आएगी। अगर आप प्रेशर हाई रखोगे तो Z की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा होगी। सो दी आर, इसका मतलब एक से ज्यादा होने का मतलब PV की वैल्यू ज्यादा है। क्यों, अब यहाँ पे मैं सिखा देता हूँ आपको, ध्यान देना प्लीज। अब यहाँ पे बोलता है Z इज इक्वल टू PV बाई NRT, और इसने क्या बोला यहाँ पे, एट हाई प्रेशर, इसका मतलब यहाँ PV है, तो P जब आप हाई कर दोगे तो V को भी, तो P इंटू V हाई हो जाएगा, और NRT तो वैसे ही रहने वाला। अगर मान लो आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, R पहले से ही कांस्टेंट है, तो भाई ये 1 से ग्रेटर हुआ कि नहीं, क्या बोलते हो, नहीं आया समझ में भाई। P की वैल्यू मैंने बढ़ा दी, वो बोल रहा है ना एट हाई प्रेशर ऑल द गैसेस हैव Z इज ग्रेटर देन 1। एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, जिसको पढ़ना है, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, मैं उनसे उम्मीद करूंगा एक एक लाइन चबा चबा के पढ़ना। मैं केमिस्ट्री में बिल्कुल भी, कोई भी केमिस्ट्री का किसी भी सब्जेक्ट में मैं बिल्कुल भी ढील नहीं छोड़ना चाह रहा हूँ। आप हर चीज़ को जानो समझो, यहाँ से पढ़ के जाओ तो कम से कम याद करो, हाँ किसी ने मेहनत की हमारे साथ। तो अब आपने क्या देखा, हाई प्रेशर पे जेड की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, एंड दीज आर मोर डिफिकल्ट टू कंप्रेस। अब उसके बाद यार, जब प्रेशर तो आपने हाई कर ही दिया ना पहले से, अब कितना कंप्रेस करोगे फिर। अब आगे क्या बोलता है, एट इंटरमीडिएट प्रेशर, अगर आप इंटरमीडिएट प्रेशर करते हो तो ज्यादा से ज्यादा गैसेस जेड इज लेस देन 1 शो करती है, इंटरमीडिएट, ना कम ना ज्यादा। दस गैसेस शो आइडियल बिहेवियर व्हेन द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इज लार्ज। अब भाई वॉल्यूम ऑक्यूपाइड लार्ज मतलब क्या, प्रेशर कम है ना। जब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड लार्ज होगा, सो दैट वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल कैन बी नेग्लेक्टेड। अब देखो फिर से वही अजम्पशन वाली बात हो गई, इतना बड़ा वॉल्यूम आपने कंटेनर का रखना है और कंपेयर करते हो जब मॉलिक्यूल से, तो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बहुत 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 कम नजर आए, तो कब कंडीशन होगी, वो कंडीशन होगी जब वॉल्यूम ज्यादा होगा, ज्यादा वॉल्यूम में ऑक्यूपाइड करते हैं मॉलिक्यूल, तब कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपेरिजन टू। ये बात समझ में आ गई होगी शायद। सो इन अदर वर्ड, दोबारा क्या बोलता, द बिहेवियर ऑफ द गैस बिकम मोर आइडियल, कब, व्हेन प्रेशर इज वेरी लो। यही बात मैं बार बार बता रहा था उधर ग्राफ में भी, कि जब प्रेशर लो हो जाएगा तो आइडियल गैस की तरह बिहेव करना कोशिश करेगा, इट विल बी वेरी क्लोजर। हाँ, कहाँ से नहीं आई आवाज, ये बात तो समझ में आ गई। मैं दो दो तीन तीन बार एक ही बात बोलता हूँ यार, क्यों घबराते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जब आप वॉल्यूम हाई रहेगा, वॉल्यूम हाई मतलब बहुत ज्यादा वॉल्यूम रहेगा, तो जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो ज्यादा हो जाए और मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कम हो जाए, तो जब आप दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या होगा, नेग्लिजिबल आएगा मॉलिक्यूल का वॉल्यूम। मॉलिक्यूल कैन बी नेग्लेक्टेड, क्या, वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल कैन बी नेग्लेक्टेड। बात समझ में आ रही है कि नहीं, है ना। सो इन अदर वर्ड, द बिहेवियर ऑफ द गैस बिकम मोर आइडियल व्हेन प्रेशर इज लो, वेरी वेरी लो। बात समझ में आ गई। अब टू व्हाट प्रेशर ए गैस विल फॉलो द आइडियल गैस लॉ। अब यहाँ पे जब ये बात करता है कि किस प्रेशर तक वो आइडियल की गैस की तरह बिहेव करेगा, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस। इसका मतलब गैस टू गैस भी डिफर करता है। मैंने आपको बताया भी था कि कोई भी गैस लिक्विफाई करनी है
तो मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो 30 से 31 या कुछ ऐसा टेम्परेचर है, उतने डिग्री सेंटीग्रेड पर लाओगे तभी वो लिक्विफाई होगी। अगर आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड ला दिए तो कम प्रेशर से भी हो जाएगी, और अगर आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड ले आओ तो और कम प्रेशर लगाना पड़ेगा, कम प्रेशर पे आपकी गैस लिक्विफाई हो जाएगी। तो क्या बताना चाह रहा है ये कि हर गैस का अलग अलग है। ये तो कार्बन डाइऑक्साइड का था, ऑक्सीजन का कुछ और होगा, नाइट्रोजन का कुछ और होगा, सभी गैसेस लिक्विफाई होते हैं। रुको मैं कंडीशन और दिखा देता हूँ आपको। ये ग्राफ आपको समझना चाहिए। अगर आप में से कोई समझ सकता है तो कल मजा आ जाएगा, और नहीं समझ पाओगे तो मैं समझाऊंगा। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ इस ग्राफ को 10% बच्चे भी नहीं समझ पाएंगे। मेरी बात सुन रहे हो? 10% बच्चे नहीं समझ पाएंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। लेकिन आप मेरी सोच को गलत साबित करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इस ग्राफ को समझो, ठीक है? कल समझना, पढ़ोगे तो आएगा। पढ़ो आप बढ़िया से, 2 बार पढ़ो, 3 बार, और फिर मुझे बताओ। अब ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड का ये रहा, देखो 30.98। मैं बता रहा था ना 31, तो ये टेम्परेचर है यहाँ पे 30.98 पे। रुको, डिफरेंट गैसेस का लिखा होगा कहीं ना कहीं, ग्राफ सॉरी चार्ट बना होगा। अगर चार्ट बना है तो बड़ा अच्छा है। ये रहा देखो, हाइड्रोजन गैस TC लिखा हुआ है, देखो हीलियम, नाइट्रोजन, दिख रहा है ना सबका? अरे बोलो यार। ये उनका क्रिटिकल टेम्परेचर है, ये उनका क्रिटिकल टेम्परेचर है। ये देखो 304.10, तो 304.10 मतलब क्या? 273.15 और 30.90, यही तो था ना? जरा जोड़ो तो कितना होता है? 5, अरे यार एक तो कलर चला जाता है। 5, 9, 1, 10, 3 और 1 4, 7, 3, 10, 2 और 1 3, यही आया क्या? यही है ना? ऑलमोस्ट यही है कि नहीं? अरे बोलो, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ चलो, अच्छी बात है। मैं यही बताना चाह रहा था, ये केल्विन में, ये सब केल्विन में लिखा हुआ है। अब आपको समझ में आएगा हीलियम कितने टेम्परेचर पे जाके होता है। इतने केल्विन की बात हो रही है, मतलब माइनस में जाता है, माइनस में ही हो जाता है। तो हीलियम बहुत कम टेम्परेचर पे क्या हो जाएगी? कंप्रेस। बहुत कम करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। बहुत महंगी आती है गैस ये। एक सिलेंडर खरीदा था, मुझे याद है अभी भी, आज से 3 साल पहले, हीलियम का, अराउंड 50,000, 50,000 रुपये का एक सिलेंडर। 50 पूरा नहीं था, 49,000 समथिंग कुछ था, अराउंड 50,000। कूलिंग के लिए काम आता है ये, एक्सपेरिमेंट करते हैं ना जैसे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 304। अगर ध्यान से देखो यहाँ पे, तो कूलिंग अगर कंप्रेस करके उसको आप लिक्विफाई करना चाहते हो तो सबसे आसान है। अब आप सोचोगे वाटर का क्या है? अरे वाटर तो वैसे लिक्विड होता है, देखो 647.1। अगर ये गैसीय स्टेट में है तो इसको देखो, अमोनिया 405.5। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। ये इससे कुछ समझ में आया कि नहीं आपको कि भाई इतने टेम्परेचर पे आपको लाना पड़ेगा, इतने टेम्परेचर पे आपको लाना पड़ेगा तो लिक्विड रहेगा। अब इसका मतलब समझ गए कि नहीं आप लोग? वाटर का इतना ज़्यादा क्यों है? ये बता रहा है कि कहाँ, किस हद तक आप प्रेशर लगाओगे इतना, और किस हद तक वो लिक्विड रहेगा। ठीक है, ये प्रेशर है, बार कितने बार प्रेशर लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये 73.9 है, 30410, 73 इतना प्रेशर लगाओगे तब जाके वो लिक्विफाई होगी। लेकिन अगर इसी टेम्परेचर को आप और कम कर दो तो और जल्दी हो जाएगी, और जल्दी हो जाएगी लिक्विफाई। ठीक है, कहाँ थे हम लोग यार? कुछ मैं यहाँ क्यों आया? कितने कुछ क्वेश्चन पूछा था मेरे से, बोल नहीं रहे हो यार आप लोग।
मैं उधर क्यों गया था भाई, डाउट में, अच्छा पता नहीं, मैं भूल गया, छोड़ो। तो अभी क्या बोलता है यहाँ पे जेड के बारे में, आपको जेड के बारे में समझना है। The temperature at which the real gas obeys ideal gas law over an appreciable range of pressure is called Boyle's temperature. Boyle point या Boyle temperature मतलब वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के ऊपर रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करेगी। बॉयल्स पॉइंट ऑफ गैस डिपेंड्स अपॉन इट्स नेचर। अब मैंने बताया कि हर गैस का अपना अपना अलग नेचर है, हर एक का अपना अपना टेम्परेचर है। एट दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर यू कैन लिक्विफाई इट। अबव देयर बॉइलिंग पॉइंट द रियल गैसेस शो पॉजिटिव डेविएशन, ध्यान से सुनना, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडेंटिटी एंड जेड वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। क्या बोला है, क्या बोला, ध्यान से देख लो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किसके लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। बॉयल पॉइंट ऑफ गैस डिपेंड्स अपॉन नेचर, इसको छोड़ दो। अबव देयर बॉयल पॉइंट, जो बॉयल पॉइंट है, जो आइडेंटिटी के लिए बॉयल पॉइंट है, रियल गैस शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडेंटिटी, मतलब अबव बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉयल पॉइंट से ऊपर, जो बॉयल पॉइंट बताया उसने, उस बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, ये बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, याद रखना, बॉयल पॉइंट है। और वो होता क्या, द टेम्परेचर एट विच रियल गैस ओबेज आइडियल गैस लॉ ओवर एन अप्लीशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड बॉयल टेम्परेचर। तो बॉयल का मतलब बॉइलिंग, BOIL नहीं है, ये BOYL ही है, कंफ्यूज नहीं होना। अभी वो क्या बोलता, अगर बॉयल पॉइंट से ऊपर रहता है तो रियल गैस क्या शो करेगी, पॉजिटिव डेविएशन, मतलब एक से ज्यादा आएगा, ग्रेटर देन 1, जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल आर वेरी फीबल, फीबल मतलब बहुत कम, फीबल समझते हो, अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत कम होगा। बिलो बॉयल टेम्परेचर, तो ये तो था अबव देयर बॉयल पॉइंट, अब बात होती है बिलो बॉइलिंग पॉइंट, बिलो बॉयल पॉइंट या बिलो पॉइंट टेम्परेचर, क्या होगा, रियल गैस फर्स्ट शो डिक्रीज इन जेड, पहले कैसा शो करेंगे, जेड की वैल्यू डिक्रीज होगी, एक से कम होगी, ठीक है ना, विद इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर जब इंक्रीज करोगे, विच रीचेज ए मिनिमम वैल्यू, अरे यार देखा नहीं था अभी एक, ये पहले ऐसे शो करता फिर ऐसे निकल गया था ऊपर की तरफ, तो पहले डिक्रीज हो रहा है जेड की वैल्यू, देखो, फिर एक मिनिमम पॉइंट आता है और फिर मिनिमम पॉइंट से फिर ऊपर की तरफ भागता है ये। चलो बताता हूँ, रुक जाओ। with increasing pressure which reaches minimum value, on further increasing the pressure the value of Z increases, अब जब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे Z की वैल्यू बढ़ जाएगी और एक टाइम आएगा जब 1 से ऊपर बढ़ जाएगी। तो above explanation show that at low temperature and high temperature gases show ideal behavior। क्या क्या पढ़ा आपने, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, याद रखना है, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे गैस कैसे शो करती है, आइडियल बिहेवियर। दीज कंडीशंस आर डिफरेंट फॉर, लेकिन हाँ गैसेस अलग अलग हैं तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। मोर इनसाइट इज ऑब्टेन इन दी सिग्निफिकेंस ऑफ जेड, वी नोट द फॉलोइंग डेविएशन, इसको पढ़ो। इसके बाद यहाँ पे आपको ये बताता है कुछ बातें जेड के बारे में। जेड की वैल्यू एक से, आपको जेड की वैल्यू एक से ज्यादा एक से कम आई होप क्लियर हो गई होगी। ये बता रहा है वी आइडियल क्या होता है, nRT/P। ऑन पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ nRT/P इन इक्वेशन 5.33, तो जेड की वैल्यू क्या थी भाई, जेड की वैल्यू क्या पढ़े थे अभी आप थोड़ी देर पहले, हैं PV/nRT, ध्यान देना प्लीज सभी लोग, PV/nRT था। तो ये यहाँ पे क्या बोल रहा है कि V जो है वो तो जेड की कंप्रेसिबिलिटी वाली बात अलग हो गई। अब V वॉल्यूम जो आइडियल वॉल्यूम है, आइडियल नॉट रियल, आइडियल, तो आइडियल कितना होता है भाई, V इज इक्वल टू, सॉरी, PV इज इक्वल टू nRT, तो V कितना होगा, V यहीं रहने दो, nRT/P। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर मैं V की वैल्यू nRT/P इसके अंदर रख दूं तो ये दिख नहीं रहा nRT/P, उल्टा है बस, तो नीचे क्या आ जाएगा, V आइडियल, ये आइडियल है, तो क्या हो रहा है V/V आइडियल, समझ में आ गया। यहाँ पे देखो ये Z इज इक्वल टू क्या है, ये रियल है, V रियल बाय V आइडियल, ये समझ में आया कि नहीं भाई, ये समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बता दूं, कोई बोल ना, हाँ बोलते हो ना ना बोलते हो, कुछ तो नहीं आया तो लो बताता हूं मैं, रुको।
भाई आपने z इज इक्वल टू क्या पढ़ा, nRT ऐसा पढ़ा। अच्छा अच्छा, ये z था। और आपने इसके लिए आइडियल के लिए क्या पढ़ा हुआ है, आइडियल क्या है होता है, हैं PV इज इक्वल टू nRT। तो चलो PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है ना। तो V वॉल्यूम कितना होगा, nRT बाई P। ये सही है नहीं, ये सही है। चलो अब इसके अंदर आ जाओ, z इज इक्वल टू P बाई nRT है। मैं इसको V को नीचे ले आऊँ तो, सॉरी V की जगह तो वैल्यू पुट करनी है ना मुझे। तो एक काम करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, इस P को एज इट इज रखूँ, V की वैल्यू पुट करता हूँ मैं nRT बाई इसकी, जो इसको मैं रेड पेन से लिख देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे कौन सा क्या है, nRT बाई P, ठीक है ना। और पहले से nRT है यहाँ पे, पहले से nRT, पहले वाले nRT को मैं दूसरी कलम से लिख देता हूँ। अब आप बताओ मुझे क्या है, अब आप बताओ मुझे क्या है, हैं एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ 1 नहीं आएगा, सॉरी मैंने P से P क्यों काटा, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे P कौन सा था, ये V आइडियल था ना जैसे, तो ये दोनों P नहीं कटेंगे, P को नहीं काटना है। ये P, या ध्यान दो अभी, अब समझ में आ जाएगा तुम्हें। ये V रियल बाय V आइडियल, एक मिनट, मुझे V की वैल्यू रखना है तो एक मिनट दोबारा से करता हूँ। एक काम करते हैं, ये V को रहने देता हूँ मैं, ठीक है ना। इस nRT बाई P को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं nRT, और ये P को इसके नीचे नीचे ले जाऊंगा ना। अब ये बताओ मुझे, ये nRT बाई P क्या है, V, एक V ऊपर एक V नीचे, लेकिन दोनों में क्या फर्क है, ऊपर वाला रियल है और नीचे वाला आइडियल है। अभी भी नहीं समझ में आया, अब तो आ गया होगा। तो ये वही है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा देख लो, आगे क्या बोलना चाहता है कि अब ये Z जो कंप्रेसिबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी, V रियल, जो वॉल्यूम होगा रियल में एक्चुअल, और ये होगा आइडियल। तो फ्रॉम इक्वेशन 5.34 यही है, वी कैन सी दैट द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल मोलार वॉल्यूम, भाई एक्चुअल रियल मतलब एक्चुअल, of gas to the molar volume of it if it were an ideal gas at that temperature and pressure। तो अगर ये रियल और आइडियल वॉल्यूम को का रेशो लेते हो तो आपको Z की वैल्यू मिल जाएगी। कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये वॉल्यूम और रियल और इसकी वैल्यू पता कर ये दे देता है और कंप्रेसिबिलिटी पूछेगा, तो जो कंप्रेसिबिलिटी पढ़ता ही नहीं है वो कहाँ से जवाब देगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इन दी फॉलोइंग सेक्शंस वी विल सी, और आगे की बातें छोड़ो, आगे की बातें कल देखेंगे। तो कल मैं आपको लिक्विफेक्शन पढ़ा दूं, क्या बोलते हो। मैंने फिजिक्स सर से बात की है, तो बोल रहे थे कि ठीक है, जो चैप्टर छूटा हुआ है जो बता रहे थे, मेरे ख्याल से कल लिक्विफेक्शन करके मैं इसको ख़त्म कर दूं, ठीक है। 2 चीज़ें और बचेंगी उसमें, तो उनको भी मैं बता ही दूंगा, कल ही बता दूंगा, वो भी ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। अच्छा वेपर भी आएगा यार इसमें, तो अभी वेपर प्रेशर भी है, वेपर प्रेशर भी चलो बता देंगे। एक आता है सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन थोड़ा सा पोर्शन है, और फिर आएगा विस्कोसिटी, बस खत्म। हाँ बस खत्म, उसके बाद खत्म, चैप्टर एंड हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा तो आप आज काफ़ी बच्चों ने मुझे होमवर्क करके भी दिखाया है, समझ में भी आया बच्चों को, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप में से कोई भी कर नहीं रहा है ना, मेहनत नहीं कर रहा है, तो गलत बात होगी, ठीक है। मैं उम्मीद करूँगा कि आपसे कि आप लोग जो है अच्छी मेहनत करो, पूछो समझो। इसमें क्वेश्चन था जहाँ तक मुझे याद है, कहाँ है,
SI भी यूनिट पूछ रहा है, देखो यहाँ पे, यहाँ क्रिटिकल टेम्परेचर कल मैं पढ़ाऊंगा, तब समझ में आएगा तुम्हें। 31.1 क्या होगा। एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वंडरवाल पैरामीटर। क्या क्या है वंडरवाल पैरामीटर, पढ़े ना आप लोग, तो उसके सिग्निफिकेंस पूछ रहा है। कौन सा पोर्शन वॉल्यूम के लिए यूज होता है और कौन सा प्रेशर, कौन सा वैल्यू प्रेशर पे ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। ये क्वेश्चन तो आपको करना चाहिए। 17 18 भी करना चाहिए। प्रेशर 20% ऑफ कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर, ये भी कर लेना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आएगा सम टाइम, अगर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं देखो करा दूंगा। एवोगैड्रो नंबर के जितना मान लो किसी के पास ग्रेन है, ध्यान से सुनना, ग्रेन समझते हो, हाँ हाँ, दाने। हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू डिस्ट्रीब्यूट 1 एवोगैड्रो नंबर ऑफ व्हील ग्रेन। व्हीट ग्रेन आपके घर में, आपके पास इतने रखे हुए हैं, और आप हर सेकंड में, इफ 10 to the power 10 ग्रेन आर डिस्ट्रीब्यूटेड ईच सेकेंड, हर एक सेकंड में आप इतने दाने डिस्ट्रीब्यूट करते हो। 10 to the power 10 का मतलब समझते हो ना। अगर आप इतने दाने, अगर आप एक सेकंड में अगर आप बांटते हो, तो आपको पूरे एवोगैड्रो नंबर वाले व्हीट कितने दिन लगेंगे बांटने में, बता सकते हो? चलो बताना आप लोग, देखूंगा मैं। कर लो आप, 5-6 क्वेश्चन और भी हैं, ज़्यादा नहीं है। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन वाले हैं, हेलो सुन लो मेरी बात, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए हैं वो ऑलरेडी वहाँ तक का सिलेबस हो चुका है, अब उसके बाद न्यूमेरिकल नहीं है, अब सिर्फ थोड़े से कॉन्सेप्चुअल हैं जो कल मैं करा दूंगा। और फिजिक्स की क्लास बोलो कब से कराने के लिए बोलूँ? फिजिक्स